नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। दोस्तों, आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। आप लोग भी जाइए, वोट डाल करके आइए। 88 सीटें हैं और 13 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सब जगह आज वोट पड़ रहा है। और वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में बेहतर दिखाई दे रही है। देखिए, पिछले फेज के बाद सबसे ज्यादा चर्चा यही हुई ना कि वोटिंग गिर गई। तो वोटिंग पर भी आप नजर रखे रहिएगा। आज कहां कितनी वोटिंग हो रही है, शाम तक पूरा आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन अब ये जो फेज है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? पहले फेज में और इस फेज में जो बेसिक डिफरेंस है वो आज हम आपको बताएंगे शुरुआत में। पहले फेज की जो 102 सीटें थी, उसमें से अधिकांश सीटें नरेंद्र मोदी की सीटें नहीं थी। मतलब वो सीटें ऑपोजिशन पार्टी की सीटें थी या जो इंडिया अलायंस है उसकी सीटें थी। लेकिन ये जो फेज आया है अब, इसमें भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है वो लगभग 80-85% का रहा था 2019 में। इन 88 में से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी पिछली बार। 88 में से 65 सीटें बीजेपी की थी। इसलिए यह फेज बीजेपी का एक्चुअल पहला फेज है, जहां बीजेपी को बहुत अच्छा स्कोर करने की जरूरत है अगर वो 400 पार का नारा उसको उसके आसपास पहुंचना है। तो अब इन ये 88 सीटों में से ये 65 सीटें किन किन राज्यों में से आई थी वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। राज्यवार हम लोग बात करते रहेंगे एक एक स्टेट की। और आज पहले 1 घंटे में हम आपको कुछ की राज्य और की सीट्स ये हम आपको जल्दी जल्दी दिखाएंगे और इनकी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम ओवरऑल बात करेंगे जहां वोट पड़ रहा है इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है क्या? कहीं कोई नाराजगी, कहीं कोई उदासीनता है, वोटर लेथार्जिक है, उत्साह कम है या उत्साह बरकरार है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। किस किस जगह पर मुस्लिम वोट कितनी तादाद में किसको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी का वोट कहां कहां पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अपोजिशन का वोट कहां पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओबीसी में जो अलग अलग जातियां, खासकर यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एमपी जैसे राज्यों की जब बात करते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस बार क्या कास्ट फैक्टर्स इतने हावी दिखाई दे रहे हैं वोटर के मन में, या इश्यूज ही कुछ और हैं उसके अपने? इस सब पर हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मेहमानों से आपको मैं मिलवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्ष जी स्वागत है आपका। राहुल महाजन साहब हमारे सेट पर है, राहुल जी का स्वागत है। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। तो पहले ये तो मैंने बता दिया, 88 सीटों में से 65 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। हर्षवर्धन जी, मतलब ये राउंड है बीजेपी का असली राउंड, पहले राउंड। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जिस चीज़ को लेकर कहा जा रहा था कि पहला जो राउंड है यानी पहले फेज का जो चुनाव है, क्या उसमें कुछ थोड़ी सी उत्साह में, थोड़ा रोमांच में, थोड़ा एक दूसरे से झगड़े में कोई कमी रह गई क्या? तो पूरा हो गया। अब कोई कमी नहीं, अब कोई कमी नहीं, सही बात। दोनों तरफ से, जिसको हम लोग बहुत देशज में कहें, जम के फैटम फैटी हो गई। अब कोई कमजोरी नहीं, दोनों तरफ वाले फिर उसी तरह से मैदान में। अब सवाल ये कि उसका बूथ पर कुछ असर दिख रहा है क्या? तो इतनी गर्मी होने के बावजूद जो मतदाता है वो ज्यादा दिख रहा है अभी तक। जो दिख रहा है, जिस तरह का वोटर टर्नआउट दिख रहा है, अब वो बाद में कंपैरिजन आएगा, तुलना होगी, लेकिन अभी तक वो बढ़िया दिख रहा है। और एक जो सबसे बड़ी बात हुई है कि अब जो वोट का बटन दबा रहा है ना ईवीएम वाला, उसके मन में संदेह भी नहीं। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। पहले तो कई लोग संदेह पैदा कर रहे थे ना कि भाई दबाओगे किसी को वोट चला, किसी को जाएगा। अच्छा, आज की बड़ी खबर। लोकतंत्र में ईवीएम सर्वोच्च न्यायालय से वेरीफाइड हो गया। यानी ये जब खबर आई, क्योंकि लोगों को बार बार लग रहा है 10:30 बजे फैसला आ जाएगा, तो कई लोगों के मन में रहा होगा कि भाई हम ईवीएम पे वोट दबाते हैं, पता नहीं कहां जाता है। आज वो भी खारिज हो गया। अब आप इससे एक चीज और समझिए, जल्दी से एक स्लाइड बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन ईवीएम की लगी थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने सारी पिटीशन खारिज कर दी है। कहा ईवीएम मस्त है, आप जाकर के वोट डालिए, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। सारी पिटीशन, सारी अर्जियां खारिज कर दी। जो वीवीपैट की पर्ची मिलाने वाली अर्जी थी वो भी खारिज होगी। बताइए। और इसका सीधा सा एक और मतलब समझिए, यानी जो लोग कह रहे थे कि ना हम ईवीएम की वजह से चुनाव हारते हैं, वो आपकी वजह से चुनाव हारते हैं। यानी आप उनको वोट नहीं देते हैं, तब आप उनकी पार्टियां चुनाव हारती हैं, और जो जीतते हैं वो भी आपकी वजह से जीतते हैं। अब वो वाला वर्ग ज्यादा मजबूत होगा जो ईवीएम के साथ वोट देते हुए इस देश में सरकारें बदलता था, इस देश में मजबूत सरकारें बनाता था। 2024 के चुनाव में ईवीएम पर आए इस फैसले के बाद लोकतंत्र में लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो ईवीएम पर भरोसा करता रहा उस पर जनता ज्यादा भरोसा करेगी। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना विश्लेषण है कि आप किसी चीज को बार बार नैरेटिव के तौर पर सेट करते हैं, और अगर वो नैरेटिव आपका ध्वस्त होता है तो आपको नुकसान। ऐसा ना हो ईवीएम पर जो लोग शक पैदा कर रहे थे उनका आप जुडिशरी पर से भरोसा उठना शुरू हो जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट बिक गई है, सुप्रीम कोर्ट बिक गई है, मीडिया बिक गया है, लोकतंत्र में सब बिक गया है। लेकिन उसी लोकतंत्र में है कि जनता खड़ी होकर कहती है कि तुम खारिज हुए हो, बिका कोई नहीं है,
तुम खारिज हो गए हो। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज ये ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान वाली याचिका खारिज की। साथ में एक चीज जोड़ी है, कहा भैया तुमको संदेह है, दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशी हो तो चले जाओ, काउंटिंग कराओ, लेकिन अगर वो गड़बड़ निकला तो खर्चा तुम्ही से वसूला जाएगा। अब देखिए कौन कौन जाता है। ये तो अब आज कौन खारिज हो रहा है, सवाल इस बात का है, कौन खारिज कौन टिक मार। मुझे बहुत साफ साफ दिख रहा है, बहुत स्पष्ट तौर पर। जैसे मैं जिसको कहते हैं चावल का दाना निकालना है तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटें थी, इनमें सिर्फ और सिर्फ अमरोहा वो चली गई थी किसके पास, बहुजन समाज पार्टी के पास। दानिश अली यहां से जीते थे, सपा बसपा का गठजोड़ था। अब दानिश अली को बसपा ने टिकट नहीं दिया, वो कांग्रेस से है, कांग्रेस सपा का गठजोड़ है। 8 की 8 सीटों पर मेरे मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है, शानदार जीत दर्ज करती दिख रही है। एक मेरठ था जहां बहुत कम अंतर से भाजपा जीती थी, अरुण गोविल को प्रत्याशी बना दिया है। इसके अलावा आप जिस गौतम बुद्ध नगर में हम लोग खड़े हैं, यानी नोएडा से लेकर और जितनी ये सीटें हैं, अमरोहा है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद है, इन सब सीटों पर बहुत अच्छे जीत रहे। बागपत सीट जो भारतीय जनता पार्टी की थी, सत्यपाल सिंह जीते थे, अब वो राष्ट्रीय लोकदल को दे दिया है। लेकिन 8 सीटों पर एनडीए बेहतर स्थिति मुझे नजर आ रहा है। एक बार जरा प्रोफेसर साहब जो फर्ज निभा के आए, जरा सर वो दिखा दीजिए ना सर, आज का तो बनता है ना ये दिखाना। प्रोफेसर साहब वोट डाल के आए, आप भी जाइए वोट डालिए, सबसे पहला काम यही है। मैं हैरान था क्योंकि हम लोग पिछली बार बहुत यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज गिर गया है फर्स्ट फेज के अंदर, और मुझे लगा कि मैं 7 बजे पहुंचा हूं तो शायद मैं अकेला व्यक्ति होऊंगा, लेकिन वहां पर कोई 300 लोग खड़े थे और आपकी रिपोर्टर खड़ी थी। मजेदार बात है। अच्छा। मजेदार बात है। और उन्होंने कहा, मुझे बाद में लगा कि एक नारा चूक गया है। उन्होंने कहा कि आप वोट करने आए हैं संगीतरा की, तो मैंने कहा कि हाँ, आपकी बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन मुझे लगा कि एक चीज़ और जोड़ा जाना चाहिए था कि ये चोरों से देश को बचाना है, फिर से मोदी को लाना है। ये बेसिकली ये जितनी पार्टियां, ये जितने लोग ईवीएम, सीबीआई, ईडी, ये सारी बातें कर रहे थे कि ये सारा जो चुनाव का बितंडा है, लोकतंत्र का बितंडा, ये सारा बितंडा है, ये सब नरेंद्र मोदी ने ऐसे खड़ा करके ले आए। ये सारा चुनाव जो होता है वो फर्जी होता है। आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी का बयान देखा होगा कि यदि चुनाव वाकई में चुनाव हो, यदि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें आएंगी। और 2014 से बराबर ये नैरेटिव कोशिश करने की कोशिश की गई है कि जो भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 21-23 विधानसभाओं का चुनाव जीता था, बाद में वो हारे भी, लेकिन हारने के बाद ये नहीं कहा कि ईवीएम है, लेकिन जीतने के बाद जरूर कहा कि ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। ये सारे नैरेटिव आज के दिन में बंद हो गए। और मतदाताओं का जिस प्रकार से, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भीड़ दिख रही थी, ऐसा भगवान करे कि वो सभी जगह वैसा ही हो जैसा हमने देखा। और जो देख रहे हैं, जो आया था 12 बजे तक, 11 बजे तक का आया था 25%, 35%, 36%, ऐसे जो वोटिंग आया है, ये बहुत उत्साहवर्धक है। और आप आसानी से कह सकते हैं कि जो नैरेटिव जो बीच में एक आया था कि लोग शिथिल पड़ गया है, लोग निकल नहीं रहा है, कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। और वो ऐसा हुआ है कि ये जो चला है, व्यंग्यबान चला है राजनीति में, कुछ मजा नहीं आ रहा था। मैं बार बार कहता भी था, मजा आ गया, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। मजा इसलिए ना आ रहा है, देखिए 2014 में एक बड़ा इमोशन था, नए दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। होता क्या है कि चुनाव में डेवलपमेंट, अकेला ये चीजें जो होती हैं आपको जीत के कगार तक ले जाती हैं, लेकिन जिसको होता है ना एक लास्ट पुश मारना, गोल डी में मारने के लिए, वो पुश क्या है फिर? वो पुश नहीं, मैं कहता हूं वो एक इमोशन होता है, वो पैशन होता है जो आपको, चाहे वो पैशन कहां से आया, बताइए इस चुनाव में कहां से आया पैशन? वो पैशन तब से आया जब राहुल गांधी इस चुनाव में उतरे और राहुल गांधी ने चुनाव में बताना शुरू कर दिया, तू तड़ाके करना शुरू कर दिया, नरेंद्र मोदी को एब्यूजिव लैंग्वेज शुरू कर दिया। जब इनकी कलई ये खुल गई कि ये पूरा का पूरा रिडिस्ट्रीब्यूशन का इनका एजेंडा कहां से सेट हो रहा है, तो इनका एजेंडा एक सैम पित्रोदा बैठे हुए हैं जो अमेरिका में बैठे हों और किस एजेंसी के लिए वो काम करते हैं। जब कनेक्शन, विदेश का कनेक्शन आया तो फिर लगा कि सैम पित्रोदा को आप जरूरत से ज्यादा भाव दे रहे हैं। मैं सीरियसली भाव नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए वो माइंड है, राहुल गांधी को आप ज्यादा भाव देते हैं। राहुल गांधी वो भाव देने लायक है नहीं जिसको देश की मीडिया जो है वो रोज, अरे तो किसको दे? अपोजिशन की बात नहीं करे तो हम पर आरोप लगता है।
किसकी बात कर रहे हो ऑपोजिशन में? राहुल गांधी को आप विमर्श में लाते ही इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी फिर एक जो है वो लगते हैं कि अरे बाप, सर बिल्कुल गलत। ये तो इतने बड़े फिर हो जाता है ना कि फिर वही हो सर जाता है कौन ऑपोजिशन में नेता जिसकी बात की जाएगी? इसीलिए तो कहता हूं कि ये चुनाव है, फिर आप उसी बात पे आए, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है और नरेंद्र मोदी बनाम अलग एक भी चेहरा नहीं दिखता है, एक भी चेहरा नहीं दिखता है, लगता है कि पूरा मैदान खाली है। अच्छा चलिए ठीक है, अब जरा थोड़ा सा आज की सीटों पर हम आ जाते हैं। तो मैंने आपको जल्दी से बताया था, देखिए आज किन किन राज्यों के अंदर चुनाव हो रहा है। तो यूपी की 8 सीटें, एमपी की 6 सीटें, महाराष्ट्र की 8 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, बिहार की 5 सीटें। पहले हम अपना ये उत्तर भारत की हम जल्दी से बात कर लेते हैं। कर्नाटक की भी 14, कर्नाटक की है, केरल की 20 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। एक बार जरा हम लोग यूपी से ही शुरुआत कर लेते हैं ना फटाफट। अभी जैसे जिक्र कर ही दिया हर्षवर्धन जी ने, मेरठ की बात आप करते हैं, अरुण गोविल वर्सेस सुनीता वर्मा, सपा से वर्सेस देवव्रत त्यागी। तो मेरठ में कोई दिक्कत तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही थी अरुण गोविल के लिए। यहाँ पे बसपा ने जो खड़ा किया कैंडिडेट, वो त्यागी कैंडिडेट खड़ा किया, देवव्रत त्यागी, और वो माना जा रहा है कि वो बीजेपी के वोटों में कहीं ना कहीं सेंधमारी करेगा। तो अगर कोई दो दिक्कतें अगर किसी जगह पे आएगी तो एक तो मेरठ की सीट है जहां पे कुछ मुकाबला हो सकता है, और दूसरी बागपत की सीट है। बागपत की सीट में, मेरठ की सीट आप कह रहे हैं बसपा ने बीजेपी के लिए थोड़ा दिक्कत हाँ, कर दी है। बसपा ने जो कैंडिडेट खड़ा किया वो त्यागी कैंडिडेट खड़ा किया, जिसके कारण वो बस बीजेपी के वोट जो है वो काटेगा। दूसरी तरफ अगर आप बागपत की बात करेंगे, वहां पे भी जो कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है वो भी वैश्य कैंडिडेट मेरे हिसाब से बसपा ने। राजकुमार सांगवान आरएलडी से है, मतलब एनडीए के हैं। बसपा के प्रवीण बैंसला गुर्जर हैं। बैंसला नहीं, वहां पे मेरे ख्याल से जो कैंडिडेट है बागपत में वो है, क्या बोलते हैं, वैश्य नहीं, बसपा के प्रवीण बैंसला है, गुर्जर है। सपा से अमरपाल शर्मा ब्राह्मण है। तो ये दो सीटों का समीकरण जो बनता था, जो मुझे बाकी इसके अलावा आपको मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, जहां हम हैं वहां पर कोई दिक्कत। मेरठ पर जिक्र कर दिया, मेरठ की आप बात, छोटी सी मेरठ में ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा वहां कठिन मुकाबला रहता था। राजेंद्र अग्रवाल इससे पहले सांसद रहा करते थे, पिछली बार बहुत कम अंतर से जीते थे, लेकिन अरुण गोविल को लाया ही इसीलिए गया है। ये मुस्लिम बहुल सीटों में से एक सीट है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल के होने के बावजूद जो रामायण में राम का चरित्र निभाते हैं, कोई बसपा के त्यागी जी को जाकर दे आएगा, मैं उससे सहमत नहीं होता हूं। मेरा ये मानना है कि मेरठ में बहुत अच्छे अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और बागपत को एक बात समझिए, बागपत में चौधरी चरण सिंह का परिवार, ये भाजपा की सीट जीती थी, बागपत को लेकर बहुत जिसको कहें कि समझौते में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी। और अब अगर वो राष्ट्रीय लोकदल को गई और राष्ट्रीय लोकदल ने एक कार्यकर्ता को बना दिया है, राजकुमार सांगवान बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिस लोकदल की, जिसको हम कार्यकर्ता अस्मिता की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, प्राइड की बात करते हैं, उससे जुड़ता है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। हाँ नहीं ठीक है, तो मतलब जाट वोट तो वैसे भी अब कंसर्न नहीं रह गया बीजेपी का, कंसोलिडेटेड आएगा। जाट वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा जिन सीटों पर गड़बड़ करना। देखिए, मेरठ की बात हो तो मुझे लगता है कि मेरठ में बहुत कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी अरुण गोविल जीतेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत स्मार्टली वहां टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया। हालांकि 3 बार उसने टिकट, अखिलेश यादव ने वहां बदला, 3 बार मेरठ के अंदर टिकट बदले। सुनीता वर्मा एक दलित है, वहां की मेयर रही है मेरठ की वो, और उनको वहां टिकट दिया है। मुझे लग रहा है वो एक अच्छा स्ट्रोक था। कोई पहली बार हुआ है कि वहां तीनों पार्टियों ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो देती नहीं है, बसपा और सपा ने ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। सही बात है। जल्दी और बहुत सीटें बहुत सारी है, मुझे लगता है ये एक अच्छा मूव है। बहुत सारे राज्य कवर करने। आपसे मैं जरा अमरोहा की बात कर लूं, दानिश अली वर्सेस कंवर सिंह तंवर भाजपा, मुजाहिद हुसैन बसपा से। दानिश अली के सामने बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। देखिए, दानिश अली के पास कोई बहुत ज्यादा चॉइस नहीं थी। जिस तरह से मायावती से उनका पंगा हो गया था, राहुल गांधी उनसे जाकर मिले थे, तय था कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस उन्हें टिकट देने वाली है। दानिश अली के पास कोई ऑप्शन नहीं था और कांग्रेस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। बसपा की सीट थी, लेकिन 2019 इसलिए थी क्योंकि बसपा और सपा का गठबंधन था और उसके आधार पर वहां पर दानिश अली जीते थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से वहां पर जीतेगी, दानिश अली वहां हार रहे हैं। तो एक सीट ले लेगी बसपा। एक लाइन जोड़िए सौरभ जी कि कंवर सिंह तंवर 14 में जीते थे और तब वो भारी अंतर से जीते थे। ये तो सिर्फ 4% से जीते थे, वो 15% के अंतर से। गाजियाबाद अतुल गर्ग वैश्य जो है यहाँ पर जनरल वीके सिंह का टिकट कटा है। डॉली शर्मा ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस से, नंद किशोर पुंडीर राजपूत ये बीएसपी से है जी। ये तो खैर बीजेपी की बहुत ही मजबूत सीट है। मैं बूथ तो 1 घंटा रहा,
मुझे तो कोई कांग्रेस का जहां पर पर्चियां बंटती हैं वहां पर 2 आदमी भी मुझे नहीं दिखाई दिया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस को क्या मिला। मुझे लगता है ये पूरा जो गाजियाबाद का चुनाव है एक तरफा चुनाव है। अच्छा, मुझे नहीं लगता है कोई सपा भी लड़ जाती तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। अरे गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा लगातार यहां से जीतते जा रहे हैं, बड़े मार्जिन से 3 लाख के करीब मार्जिन से वो जीते थे। इनके सामने सपा से महेंद्र नागर हैं, नागर गुर्जर कैंडिडेट। आपने बता दिया, नहीं तो सपा के प्रत्याशी शायद हम लोगों के दिमाग बनाते। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी ने और उसके प्रत्याशी ने कोई भी छाप छोड़ने में वो नाकामयाब रहे हैं। आप जरा देखिए, क्या किसी भी और किसी सोसाइटी में, किसी मोहल्ले में, जिसको कहते हैं ना कि शायद वो प्रभाव ही नहीं छूट पाया है। महेश शर्मा ये सीट कभी सपा के पास रही है वैसे? नहीं, पहले रही है, पहले रही है। सपा ने उम्मीदवार बदला यहाँ से। ठीक है, बुलंदशहर भोला सिंह भाजपा से, गिरीश चंद्र बसपा से, शिवराम वाल्मीकि कांग्रेस पार्टी से। तो ये बुलंदशहर की सीट भी कांग्रेस को दी गई है। इसके बारे में अगर किसी का आपका कोई असेसमेंट हो किसी का? नहीं, बुलंदशहर भोला सिंह हैं, उनको प्रत्याशी बदलने की जरूर वहां बात हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिसको आप कहते हैं ना कि सेंटिमेंट जिस तरह का है, और वैसे भी सुरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो विनिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा। अलीगढ़ सतीश गौतम ये भी लगातार जीत रहे हैं। इनके सामने सपा से विजेंद्र सिंह है, जाट उम्मीदवार दिया है, ब्राह्मण कैंडिडेट ही, लेकिन बसपा ने दे दिया। ब्राह्मण बसपा भाजपा अलीगढ़ में। देखिए, दिया तो है बहुत चालाकी से ताकि हिंदुओं का वोट वहां पर जो है वो टूटे। आप देखेंगे कि अलीगढ़ कंस्टिट्यूएंसी को तो एक सड़क जाती है जिसके दाएं साइड बाएं साइड एक तरफ मुस्लिम बहुल क्षेत्र आ जाता है, दूसरी तरफ हिंदू बहुल क्षेत्र आ जाता है। तो इस समीकरण को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समीकरण को तोड़ने के लिए और वहाँ हिंदू वोट पोलराइज ना हो, इसी कारण से समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने टिकट का वितरण किया है। कुछ कहना चाह रहे हैं? लगता है जल्दी आप थोड़ा सा। अलीगढ़ में बेसिकली ये है कि माना ऐसा लगता है कि अलीगढ़ में मुस्लिम बहुल्य होगा, पर ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा मुस्लिम बहुल, एक हिस्सा हिंदू बहुल्य इलाका है, और हिंदू बहुल्य इलाके के कारण ही ये जो आपको बसपा का कैंडिडेट दिख रहा है ये इसी कारण से है क्योंकि वहाँ ब्राह्मण वोट बहुत ज्यादा है, और इसी कारण ये बीएसपी का जो कैंडिडेट उन्होंने ब्राह्मण दिया यही सोचते हुए। हेमा मालिनी भाजपा से, मथुरा की सीट की बात कर रहा हूं, मुकेश धनगर कांग्रेस पार्टी से, बसपा ने यहाँ जाट कैंडिडेट दिए सुरेश सिंह। मथुरा में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे हेमा मालिनी जी को क्यों इतना रिपीट करती है भाजपा? सच बता रहा हूँ सर, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये भी कहते हैं कि भाई काम होना, बहुत काम बाकी है, नालियों का, ये का, सब मेरा काम थोड़ी लोगों के बीच में जाके बैठने का। इस पे मुझे लगता है आप किसी की बात मत सुनिए, आप जयंत चौधरी की बात और उनके चेहरे की मुस्कान सुनिए। उन्होंने कहा एक समय में हेमा मालिनी जी हमारे लिए मत मांगने आई थी, आज हम आए हैं। अगर होता तो ये पिक्चर बनती हमारी और हेमा जी की 15 साल बाद, और आप लोग कोई कसर मत छोड़िएगा। मुझे लगता है ये बागपत के बाद मथुरा वो सीट है जहां हम बार बार कहते हैं कि जाट प्राइड, क्या जाट सेंटिमेंट कुछ काम करेगा। वो अगर जयंत चौधरी इस तरह की बात कर रहे हैं तो हेमा मालिनी को जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगी। यूपी की 8 सीटों पर कहीं कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अमरोहा वाली सीट जो बसपा को जीती थी वो ये हमारे पैनल की राय यूपी की 8 सीटों पर थी। अब जरा मैं बिहार जा रहा हूं, बिहार की 4 सीटों पर आज शायद मतदान है, बिहार 5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मैं ये बोल देता हूं कि मथुरा में देखिए आज आपके रिपोर्टर्स ने भी ये किया होगा कि बहुत सारे बूथ्स पे ना ये विरोध प्रदर्शन है वहाँ के विकास को लेकर, तो ये एक इशू जरूर वहाँ पे आज दिखाई दिया। वो जैसे वो बात कर रहे थे कि मैं सरासर बिहार की किशनगंज सीट की बात करना चाहता हूं। बिहार में किशनगंज सीट मुझे लगता है हिंदुस्तान में शायद सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाली सीटों में से एक है। 68% मुस्लिम मतदाता। सोचेंगे ये सीट कैसे भाजपा के पास कभी आ सकती है? एक बार आ चुकी है, शाहनवाज हुसैन इस सीट से जीत चुके हैं। इस बार भी लेकिन बीजेपी का एक चांस, एनडीए का एक चांस बन रहा है। जेडीयू की कैंडिडेट है मुजाहिद आलम, तीनों कैंडिडेट मुसलमान हैं। जेडीयू से मुजाहिद आलम, कांग्रेस से मोहम्मद जावेद जो सिटिंग सांसद हैं, और एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान। ये लंबे समय से ओवैसी के साथ लगे हुए हैं और अख्तरुल ईमान अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी एआईएम को यहां पर काफी वोट मिला था। अगर एआईएमआईएम ने मुसलमानों का अच्छा वोट काट लिया, मतलब 1.5-2 लाख वोट अगर एआईएमआईएम को मिल जाता है, तो जेडीयू के मुजाहिद आलम की सीट निकल सकती है। ये इस बार किशनगंज की सीट के समीकरण बहुत इंटरेस्टिंग हो गए। मोहम्मद जावेद हार सकते हैं। देखिए सर, किशनगंज के बारे में कहा जाता है, मतलब ऐसे कहते हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुसंख्यक है वो किशनगंज में अल्पसंख्यक है। मतलब हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है, मुसलमान वहाँ बहुसंख्यक है किशनगंज के अंदर। और बेसिकली किशनगंज का जो अगर आप भौगोलिक स्थिति देखोगे तो नेपाल से इसकी सीमा लगी हुई है, बांग्लादेश से इसकी सीमा लगी हुई है, और मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ पे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो मुसलमान कैंडिडेट ही वहाँ जीता जाता है।
कांग्रेस 2019 में इकलौती सीट थी जो जीती थी किशनगंज की। इस बार भी कांग्रेस के जीतने की वहां पूरी संभावना है। और ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम महोदय 1984 के बाद बेसिकली ये जो सीट रही है ये मुस्लिम प्रधान सीट होती चली गई। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर एमआईएम अच्छी लड़ गई इस बार बीजेपी लड़ी थी, लेकिन लास्ट टाइम 4 विधायक उनके आए थे, 4 में से 3 विधायक उनके चले गए। अगर अच्छा वोट ले लिया अख्तर उल इमाम, मुझे नहीं लगता उन्हें पता है कि कांग्रेस इस समय जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। हमारे पास सर जो ग्राउंड जानते हैं, हमारे पास जो रिपोर्ट है वो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। सर लोगों में वहां पर एमआईएम के लिए क्रेज है। मैं वही जिक्र करना चाहता था कि एमआईएम जो है वहाँ बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है और आप उसको जिसको कहते हैं ना, आप साइफन ऑफ नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को वही टक्कर दे रही है और फैसला इन दोनों के बीच में होगा। जेडीयू के बारे में रेपुटेशन बड़ा खराब हो गया है मुसलमानों के बीच में। उनका मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, तो आपको स्वाभाविक है कि वो वोट जो है वो डाइल्यूट हो जाता है मुसलमानों का। जेडीयू को मुसलमान वोट नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कम पड़ेगा। कम से कम हम लोगों को अब इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को कोई बहुतायत वाला मुसलमान मत कहीं मिलेगा। मेरा अभी भी मानना है किशनगंज में, जिसको हम बार बार कहते हैं कि विपक्षी गठजोड़ है जो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल कम्युनिस्टों वाला, वो बहुत मजबूत है। पिछली बार की तरह वही सीमांचल की सीटें हैं, हाँ, जिसमें कटिहार है और किशनगंज है, पूर्णिया। कटिहार भारतीय जनता पार्टी कटिहार में भी 40% 50% करीब वोट है। नहीं, वो वहाँ मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत साइजेबल वोट है। पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे आगे। बिहार की आगे बात करें जा रहा हूं आपके सामने। इसके अलावा अभी बंगाल बाकी है, राजस्थान मध्य प्रदेश बाकी है। इन राज्यों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी आप अगर वोट नहीं डाला तो पहले तो वोट डाल के आइए आप, फिर आप प्रोग्राम से हमारे साथ जुड़ते हैं या वहीं से अपना यूट्यूब खोलिए और प्रोग्राम में जुड़े रहिए हमारे साथ।